हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी स्पेक्ट्रम ई लर्निंग। और आज हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे आवेश का संरक्षण, मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश का कंजर्वेशन कैसे होता है? तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। उसको एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ले लें कि यदि किसी प्लास्टिक की रोड में उपस्थित आवेश को किसी कपड़े से घर्षण किया जाता है, तो इन दोनों में घर्षण के कारण क्या होता है? आवेश का वितरण होता है। इस तरह से आवेश का स्थानांतरण होता है। तो जैसे यहाँ प्लस और माइनस आवेश था, प्लस माइनस जो भी आवेश था उसके अंदर बराबर, वो क्या हो जाता है? कपड़े के अंदर चला जाता है। और इस तरह से एक पदार्थ में से दूसरे पदार्थ के अंदर क्या होता है? आवेशों का वितरण होता है। तो यहाँ पर Q जो आवेश है वो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या हो रहा है? आवेशों का वितरण हो रहा है, न कि इन पदार्थों के अंदर से कोई आवेश उत्पन्न हुआ है और न ही इन पदार्थों के अंदर आवेश नष्ट हुआ है। इन पदार्थों में पहले से ही आवेश मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसके अंदर जो है हम मान लेते हैं कि ये एक न्यूट्रल पदार्थ है। न्यूट्रल मतलब कि धनावेश और ऋणावेशित की संख्या क्या है? समान है, इज इक्वल टू धनावेश इज इक्वल टू ऋणावेश। इन दोनों की संख्या समान होने की वजह से न्यूट्रल होता है। मतलब कि कोई भी पदार्थ है, जैसे कि हम बात करें प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक और लकड़ी ऐसे सब पदार्थ क्या है? उसके अंदर आवेश तो होता है, पर उत्पन्न कब हो? जब वो आवेश ट्रांसफ़र कब होता है और महसूस कब होता है? जब उसके अंदर घर्षण किया जाए किसी और चीज़ से, और घर्षण करने के बाद वो ट्रांसफ़र हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह। अब इन आवेशों में मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि हमेशा ऋणात्मक आवेश ही ट्रांसफ़र होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ एक एटम मतलब कि परमाणु से बना होता है। किससे बना होता है? परमाणु से बना होता है। ये परमाणु की संरचना कैसी होती है? तो बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक न्यूक्लियन होता है, जिसको हम न्यूक्लियन बोलते हैं। और इसके चारों ओर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन भ्रमण करता है। जब भी इस पदार्थ के अंदर से हम इस पदार्थ को घर्षित करेंगे या फिर उसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लूजली बाउंड होता है। लूजली बाउंड मतलब कि उसका जो बॉन्ड है, बंधन ऊर्जा के लूजली बाउंड मतलब बंधन ऊर्जा उसकी क्या होती है? लूज होती है, कम होती है। बंधन ऊर्जा कम होने की वजह से वो क्या आता है? एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या हो जाता है? तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है। पर जो प्रोटॉन है, मतलब धनावेश है इसके अंदर, वो क्या होता है? वो टाइटली बाउंड होता है। क्या होता है? टाइटली बाउंड होता है। टाइटली बाउंड होने की वजह से मतलब कि उसका जो बंधन ऊर्जा है वो अधिक होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो अंदर से बाहर निकलता जल्दी बाहर नहीं निकलता है। इसकी वजह से जो भी ट्रांसफ़र होता है वो खाली इलेक्ट्रॉन का होता है। इसका मतलब यदि इस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया, तो इसमें धनायनों की संख्या क्या हो जाएगी? धन आयन की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और इसमें ऋणायन की वृद्धि हो जाएगी। तो धनायन की वृद्धि होने के कारण से पौधे, इसको बोलते हैं धनावेशित पदार्थ, और इसको बोलेंगे ऋणावेशित पदार्थ। तो स्टूडेंट्स, पता चला आपको कि किस तरह से आवेशों का संरक्षण होता है। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में घर्षण की मदद से होता है। आप बचपन में आपने प्रयोग किए होंगे, जिस प्रयोगों में पता होगा कि हम अपने माथे पर जो यूज़ करते हैं, किसका? कॉम्ब का यूज़ करते हैं। ऐसे कॉम्ब का यूज़ करते हैं
बराबर। इस कॉम की मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे पेज पड़े होते हैं, तो कॉम को माथे पे रगड़ के इस छोटे छोटे पेज और छोटे छोटे पेजों के टुकड़ों को हम अगर इस कॉम के पास ले जाए तो इसमें क्या होता है, कुछ पेज क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ओके, और उसी तरह से हमने एक और प्रयोग किया होगा कि अगर कुर्सी पर बैठे हैं और हम पीछे से हम रुमाल मार रहे हैं, तो रुमाल मारने के बाद उस रुमाल के अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, उसके अंदर आवेश उत्पन्न होता है, तो छोटे छोटे स्पार्क हमें महसूस होते हैं। तो वो स्पार्क जो है वो आवेश है। तो क्या हो रहा है, स्पार्क आवेशों का स्थानांतरण होने की वजह से उसके अंदर स्पार्क उत्पन्न होता है। वो स्पार्क जो होता है प्रतिदीप्त, वो हमारा आवेश कहलाता है। तो इन आवेश का क्या होता है, हमेशा एक जगह से या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है। आवेशों के संरक्षण के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा आवेश का क्वांटीकरण, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब कि आवेशों का क्वांटीकरण कैसे होता है। तो हम एग्जांपल के तौर पे सपोज एक पदार्थ ले लेते हैं, बराबर, नंबर 1, और इसको नाम दे देते हैं, और दूसरा एक पदार्थ लेते हैं जिसको हम नंबर 2 नाम देते हैं। ये पदार्थ कैसा है, तो न्यूट्रल है। फिर ये भी दूसरा पदार्थ लेते हैं, वो भी कैसा है, न्यूट्रल है। अब इन पदार्थों के बीच में जो आवेश का जो ट्रांसफर है, आवेशों का जो स्थानांतरण है, वो इस तरह से हो रहा है। जैसे कि मैं बोलूँ कि इस पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें ट्रांसफर हो रहे हैं। मतलब कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है, उसी तरह से इसके अंदर से होने वाले जो ट्रांसफ़र है इलेक्ट्रॉन, वो कितने होंगे, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। मतलब कि जब भी हम Q का सूत्र लिखेंगे वो प्लस और माइनस n ही होगा। Q मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि आवेशों का क्वांटीकरण बराबर प्लस और माइनस n ही। E मतलब छोटे से छोटा यूनिट है। n का मतलब होता है पूर्ण गुणज, n का मतलब होता है पूर्ण गुणज। ये चीज़ तो हमें अपने पता चल गई कि ये कौन सा हो जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की वजह से ये ऋण आवेशित पदार्थ हो जाएगा, इसमें कम इलेक्ट्रॉन की वजह से ये धन आवेशित पदार्थ हो जाएगा। और ये Q बराबर प्लस और माइनस n ही इसका सूत्र है। प्लस का मतलब अगर E जो है वो प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, इस तरह से। तो पूर्ण गुणज का मतलब होता है इंटीजर मल्टीपल, मतलब कि n की संख्या जो है वो कैसी होगी, 1, 2, 3 अप टू n तक होगी, मतलब कि इन्फिनिटी तक होगी। तो n की संख्या 1, 2 है, मतलब कि जो चार्ज जो है वो आवेश जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है कैसे, तो 1, 2, 3, 4 उसी तरह से पूर्ण गुणज के रूप में ही ट्रांसफ़र होगा। चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन कभी भी 1/2 इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन या 1/6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो पूर्ण गुणज के रूप में ही ट्रांसफ़र होगा। यही आवेशों का क्वांटीकरण का नियम है। आवेशों के क्वांटीकरण के नियम में सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो पूर्ण गुणज के रूप में हो रहा है, उसका सूत्र है Q = प्लस और माइनस n। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, पूर्ण गुणज के रूप में हो रहा है इसलिए प्लस और माइनस है। हाँ, और हम थोड़ी अभी लेटेस्ट जो फिजिक्स चल रही है उसकी बात करें तो उसमें एक कण आते हैं जिसको बोलते हैं क्वार्क्स पार्टिकल। ये जो क्वार्क्स पार्टिकल है वो 6 प्रकार के होते हैं, बराबर। ये 6 प्रकार के होते हैं जो कि Q बराबर प्लस और माइनस 1/3 इलेक्ट्रॉन, प्लस और माइनस 2/3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये पूर्ण गुणज के रूप में नहीं होते हैं। तो अभी तक जो हम फिजिक्स पढ़ रहे थे वो इसके बेस पर थी। अब हम कुछ कणों के बारे में भी जान गए हैं, जो कण कहाँ पर उपस्थित है, तो वो कण एटम के अंदर मतलब कि परमाणु के अंदर उपस्थित है, जिनको क्वार्क्स कण कहते हैं। और इस क्वार्क्स कण 6 प्रकार के होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के से भी छोटे होते हैं। इलेक्ट्रॉन से अब तक तो हमें पता था कि इलेक्ट्रॉन से कोई भी छोटी इकाई नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन से भी छोटे कण होते हैं, उनके इस तरह से होता है। तो अभी जो हम थियरी जो पढ़ रहे हैं वो किसके बेस पर है, तो जो थियरी हम पढ़ रहे हैं वो हमारा 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन एक सबसे छोटी इकाई है, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। हम क्वार्क्स पार्टिकल के बारे में पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे। पार्टिकल फिजिक्स मतलब जो हमारी इस 3rd ईयर BSc में आएगी, उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आवेशों का क्वांटीकरण इस तरह से होता है और इसका सूत्र Q = प्लस और माइनस n ही होता है। समझ में आ गया। अब आवेशों का मूल्य तो पता ही है, 1E बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
ये एक आवेश का मूल्य होता है। समझ में आया? उसी तरह से इस आवेश को हमें अगर किसी और मूल्य में, मतलब कि प्रोटॉन का कितना होता है, न्यूट्रॉन का कितना होता है, वो सब चीज़ें आपके एग्जाम्पल जब आप गिनोगे, उदाहरण गिनोगे, तब उसके अंदर दी होगी। प्लांक का स्थिरांक क्या होता है, वो सब हम जो नियतांक है वो सब उदाहरण में दिए होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टूडेंट्स विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, यह एक सदिश राशि है। पहला याद रखना, यह एक सदिश राशि, जैसे कि बल है सदिश राशि, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, सदिश राशि है। मतलब कि ये डायरेक्शन भी बताएगा, मतलब दिशा भी बताएगा और परिमाण भी बताएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ओके, तो विद्युत क्षेत्र क्या है? तो विद्युत क्षेत्र यदि किसी एकांक आवेश के कारण जो उत्पन्न बल होता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब कि एक ही आवेश के कारण उत्पन्न बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र का मान बराबर F/Q होता है। ये Q कौन सा है? तो ये Q को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, मतलब कि टेस्ट आवेश। तो किसी एक टेस्ट आवेश के कारण लगने वाला जो बल है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र E बराबर, विद्युत क्षेत्र E का मात्रक क्या हो गया? तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है हमारा बल का मात्रक न्यूटन पर कूलम। तो स्टूडेंट्स विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलम। अब इसका एक और मात्रक होता है जिसको बोलते हैं वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, ये वोल्ट पर मीटर क्या है? तो वो आप ओम के नियम, जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी, बराबर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम वोल्ट पर मीटर भी लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। तो अभी तो आपको यही याद रखना है न्यूटन पर कूलम, जब हम वो पढ़ेंगे तब वोल्ट पर मीटर याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके सूत्र की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र क्या होगा? तो बल का सूत्र होता है F = KQ²। Q1 Q2 को अगर Q मान ले तो KQ²/R² होता है, और यहाँ पर Q एक्स्ट्रा है, QQ कैंसल, तो हमारा इम्प्लाइज E बराबर क्या सूत्र आएगा, KQ/R²। तो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र का सूत्र है। और इसी तरह से हम इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, E बराबर K का मूल्य 1/4πε0 Q/R²। ये उसका दूसरा सूत्र हुआ K का मूल्य रखने पर। समझ में आए स्टूडेंट्स? तो E बराबर 1/4πε0 Q/R², ये इसका दूसरा सूत्र हुआ, और KQ/R² इसका सूत्र हुआ। तो हम जब बल की बात कर रहे थे तब Q² आता था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब कि विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं तब हमारा क्या आ रहा है, एक ही Q आ रहा है। मतलब इसीलिए मैंने इस परिभाषा को नाम दिया है कि एक ही आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत बल क्या कहलाता है, हमारा विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब हम बात करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार। मैंने बोला था आपको अध्यारोपण का सिद्धांत 3 चीज़ों में आएगा, 3 से ज़्यादा चीज़ों में आएगा। कौन कौन सी चीज़ों में आएगा? तो अध्यारोपण का सिद्धांत हमारा आता है पहले तो विद्युत बल में, उसके बाद विद्युत क्षेत्र में, उसके बाद विद्युत विभव में आएगा, और विद्युत स्थितिज ऊर्जा में आएगा, बराबर। तो अध्यारोपण का सिद्धांत मतलब कि प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार हमारा एक चित्र हमें ड्रॉ करना होगा किसी एक चार्ज की मदद से, मतलब कि किसी Q बिंदु आवेश टेस्ट चार्ज की मदद से बाकी के Q पर Q1 Q2 और अप टू N तक रहेगा। और यहाँ पर N के लिए हम क्या लिखेंगे, Rn दूरी लिखेंगे, R2 दूरी लिखेंगे, टेस्ट ट्यूब चार्ज के लिए R दूरी लिखेंगे, इसके लिए R1 दूरी लिखेंगे। समझ में आया? तो इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1 E2 En। तो इस तरह से हमने जो चित्र बनाया है उसके हिसाब से हमें Q एक टेस्ट चार्ज है जिसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ये होता है। अब इसका सूत्र हम लिखेंगे E नेट, मतलब कि E कुल बराबर, हमें पता है इसका सूत्र क्या होगा, 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा,
और इसके अंदर क्या आ जाएगा Q1 ओपन आ जाएगा आर स्क्वायर आर कैप बराबर प्लस Q2 ओपन आर स्क्वायर आर कैप प्लस डैश Qn ओपन आर स्क्वायर आर एन कैप। ये सूत्र हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट जो होगा वो सिग्मा, पहले तो हम लिख देंगे 1/4πε0 जो हमारा सूत्र था, और उसी सूत्र के अनुसार I = 1 to n, तो यहाँ पर आ जाएगा QI/RI का स्क्वायर आर कैप आई। ये हमारा किसका सूत्र हुआ? अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार सभी आवेशों के कारण टेस्ट चार्ज पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र हमारा क्या होगा? सभी आवेशों के कारण टेस्ट चार्ज पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र E नेट बराबर 1/4πε0 सिग्मा I = 1 to n QI/RI का स्क्वायर RI कैप। ये हमारा विद्युत क्षेत्र का सूत्र हुआ। इस तरह से हमने इसको लिखा। आगे हम बढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ने के लिए। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही चीज़ होती है। कभी कभी उदाहरण में ऐसा पूछ लेते हैं कि भाई विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो हमें वहाँ पर विद्युत क्षेत्र ही ज्ञात करना है, वही उसकी तीव्रता होती है। तो आगे बढ़ने से पहले हम विद्युत क्षेत्र के बारे में एक और चीज़ जान लेते हैं। कौन सी? तो विद्युत बल रेखाएं। आगे बढ़ने से पहले हम विद्युत बल रेखाओं के बारे में जान लेते हैं। तो ये विद्युत बल रेखा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत बल रेखाएं सबसे पहले नंबर पे आती है विद्युत बल रेखाओं में। ये इनका स्पर्शक मतलब कि टेंजेंट, इनका स्पर्शक जिसको बोलते हैं टेंजेंट, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बताता है, दर्शाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरी बात आती है इसमें, वो होता है कि ये कभी नेवर क्रॉस ईच अदर, मतलब ये विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे से क्रॉस नहीं करेगी, मतलब कि नेवर क्रॉस ईच अदर, क्रॉस नहीं करेंगी। फिर तीसरी चीज आती है कि यह धनात्मक आवेश से निकल के, धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश में जाती है। मतलब कि इट्स ओरिजिनेट टू द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू द नेगेटिव चार्ज। तो अब इसका चित्र बना लेते हैं कि पॉजिटिव अगर प्लस है तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, विद्युत बल रेखा इस तरह से दिखेगी और यही हमारा विद्युत क्षेत्र होगा। उसी तरह से हमारा नेगेटिव चार्ज है तो इसमें बल रेखा क्या करेगी? अंदर की तरफ जाएगी इस तरह से। और यदि पोजीशन हमारी आकर्षण वाली है, आकर्षण मतलब प्लस और माइनस, बराबर आकर्षण वाली पोजीशन है, तो ये विद्युत रेखाएं कभी भी एक दूसरे से क्या करेगी? क्रॉस नहीं करेगी। और इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, बराबर ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये विद्युत बल रेखा पॉजिटिव में से निकल के कहाँ जा रही है? नेगेटिव में जा रही है इस तरह से, और इसमें पहुंच रही है इस तरह से। अब स्थिति आती है प्रतिकर्षण की, मतलब कि रिपल्जन की। तो विद्युत बल रेखाएं जो प्रतिकर्षण के टाइम में जब आती है तब क्या होता है? यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो यहाँ से निकलेगी तो ऐसे ऐसे, इसमें भी कभी एक दूसरे को क्या करेगी? क्रॉस नहीं करेगी। और जो ओरिजिनेट हो रही है वो अलग अलग स्टाइल से अपनी पोजीशन लेगी। तो ये बाहर निकल रही है, एरो का सिंबल करना मत भूलना, बाहर निकलती हुई जो कि रिपल्सन कर रही है, एक दूसरे से टक्कर मिक्स नहीं हो रही है, वो बाहर की तरफ निकल रही है और उसकी दिशा इस तरह से बदल रही है। तो ये प्रतिकर्षण के टाइम का जो है बल रेखाओं का सिंबल है। और यही बल रेखाओं का अगर टेंजेंट ले ले, जैसे कि
ये विद्युत बल रेखा है, इस तरह से प्लस चार्ज में से इस तरह से निकल रही है। तो इसका टेंजेंट मतलब कि स्पर्शक क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बताता है। ई की दिशा कौन दर्शाएगा? स्पर्शक। जब इसका स्पर्शक खींचेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बताए। और ये जो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, मतलब कि प्लस चार्ज में से ओरिजिनेट हो रही है और माइनस चार्ज में से टर्मिनेट हो रही है, मतलब अंदर की तरफ जा रही है, तो उनकी एक समय में उनकी दिशा एक ही बताएगी। जैसे कि प्लस है तो उस तरफ जा रही है, तो वही दिशा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, कोई और दिशा नहीं होगी। मतलब कि विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर पूर्व दिशा में है तो वो पूर्व ही रहेगी, एक ही चार्ज के कारण वो एक ही दिशा में रहेगी। दूसरे चार्ज के कारण अगर वो दूसरी दिशा में जाती है तो बात अलग है, ओके। पर एक चार्ज वो एक ही दिशा को बताता है। समझ में आया? तो ये विद्युत बल रेखा है जो विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है स्टूडेंट्स। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरह से ज्ञात की जाती है।